ओके, सो एटम के बारे में एक बेसिक सा सवाल का आंसर देना। एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा, राइट? और क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के गोल गोल चक्कर लगाते हैं? तो अगर इन दोनों सवाल का आंसर यस था तो माफ कीजिएगा, आप बहुत ही बड़े भ्रम में हो। एक्चुअली जो चीजें हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ी क्लासेस में जाने के बाद या तो वो चेंज हो जाती है या तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे में जो बंदा हायर क्लासेस तक फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता, वो हमेशा भ्रम में रहता है कि एटम ऐसा ही दिखता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के गोल गोल चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू। तो इस वीडियो में हम एटम्स के रिलेटेड सारे के सारे सवालों के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। एंड ये वीडियो इतना सिंपल होने वाला है कि जो बंदा पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा है उसे भी ये वीडियो समझ में आने वाली होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे सवालों पर से पर्दा अपने आप खुलता ही चला जाएगा। तो हेलो डियर फिजिसिस्ट, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज की ये वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो ये बात है 1880s और 1890s की, जब जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से ये प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने एक बहुत ही बड़ा वेव क्रिएट कर दिया था। जो पहले हम सोचते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर एग्जिस्टिंग, अब हमें ये सामने आ रहा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इज इवन स्मॉलर देन एटम। और अब हमें एक नीड पड़ गई थी, एक स्ट्रक्चर की जो कि डिफाइन कर सकता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैठे हुए हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की नीड हमें पड़ गई थी। एंड इसी नीड को हाईलाइट करते हुए जे थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल प्रपोज किया था। उन्होंने ये बताया कि एटम एक वाटरमेलन के जैसा होता है। वाटरमेलन में जो इनसाइड वाला पार्ट है, लाल वाला पार्ट, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो काले काले सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। And this model of atom was considered Thomson's plum pudding model. But after that एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने किया था। उस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा गया था। एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के चलते रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। रदरफोर्ड फाइनली केम इनटू अ कंक्लूजन कि जो पॉजिटिव स्फीयर की थॉमसन बात कर रहे थे वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि कंपैरिजन के लिए आप ये मान सकते हो कि आपका रूम अगर एटम है तो आपके पेन के टिप जितना छोटा वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। That positive sphere was called the nucleus of an atom। और ऐसा बताया गया था कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, और इन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आ पाया है। अब रदरफोर्ड का ये मॉडल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और ये पूरी की पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। इट वॉज नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बट थियरिटिकली भी इसका एक्सप्लेनेशन काफी तगड़ा था, पर इसका एक लिमिटेशन था। रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर लगाती है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करनी चाहिए थे। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए था। एक्चुअली एटम स्टेबल ही नहीं रहता और कोलैप्स कर जाना चाहिए था। तो इसी चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है और एटम कोलैप्स क्यों नहीं कर गया। और तब पिक्चर में आए नील बोहर, जे थॉमसन के ही दूसरे स्टूडेंट। और मैं ये बता दूं कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोहर तीनों फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर है। इनफैक्ट रदरफोर्ड के 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स में। एक्चुअली नील बोहर ने कोई नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज नहीं किया था, उन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल को स्टडी किया और जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की कि एटम कोलैप्स क्यों नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमकर प्रोटॉन के साथ चिपक क्यों नहीं गया। एंड फाइनली आफ्टर एन इंटेंसिव रिसर्च नील बोहर केम इनटू अ कंक्लूजन। और उस वक्त क्वांटम फिजिक्स धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा था और यूं कहें कि वो अपने स्टार्टिंग फेज पर ही था, बट स्टिल इट वाज ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड मैच्योरिंग।
एंड नील बोहर ने क्वांटम फिजिक्स का ही सहारा लिया था टू प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो रूल फॉलो करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स भी वही रूल फॉलो करे। एंड यही क्वांटम फिजिक्स का सत्य है। इसी चीज को आधार मान के उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर कुछ जगहें ऐसी पाई जाती है जहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमे तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, और अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूमे तो वो प्रोटॉन के साथ नहीं मिल सकती है, कोलैप्स नहीं हो सकती है। हालांकि ये मानना थोड़ा सा मुश्किल था कि ऐसी जगहें पाई जाती भी है या फिर नहीं, बट स्टिल उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए ये प्रूव करके दिखाया था कि ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती है। एंड ऐसी जगहों को उन्होंने सेल्स का नाम दिया था, और उन्होंने ये भी बताया कि एटम के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही ये सेल पाई जाती है। अब नाउ द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड। अब ये पता चल गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्यों कोलैप्स नहीं करती है, और ये भी पता चल गया था कि एटम कैसे स्टेबल होती है। पर पिक्चर अभी बाकी ही था, और कहानी पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला था। जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स डेवलप होता चला गया, क्वांटम फिजिसिस्ट ने कुछ थ्योरीज डेवलप किए थे, एंड उन्हीं में से एक थ्योरी था हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि वर्नर हाइसेनबर्ग ने डेवलप किया था। अब हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता था कि किसी भी एक पार्टिकल का, जैसे कि इस केस में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी यानी कि स्पीड एक ही टाइम पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्पीड अगर हमें पता चल गई तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, और अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई, अगर हमें पता चल गया कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, तो हमें उसकी स्पीड पता नहीं चलेगी। अब इससे बोहर का मॉडल खतरे में पड़ गया। नील बोहर ने जो मॉडल प्रपोज किया था, उन्होंने इसमें ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के गोल गोल चक्कर लगाती है। अब इससे हमें ये क्लियर हो गया था कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रैजेक्टरी इज सर्कुलर, यानी कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में प्रोटॉन के चक्कर लगाएगी। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का हमें स्पीड पता चल गया, जो कि इज पॉसिबल टू मेजर, हमें उसका पोजीशन भी पता चल जाएगा। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है। तो ऑब्वियसली एक सर्कल के लिए हमें ये तो जरूर पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी स्पीड भी हमें पता है, तो हमें उसकी पोजीशन भी पता चल ही जाएगी। सो इन दैट केस हमें दोनों चीज पता चल गई है, स्पीड भी, पोजीशन भी एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये तो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो बोहर मॉडल इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टिंग हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ऐसा भी नहीं था कि हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज नॉट प्रूव्ड एट दैट टाइम। इट वाज प्रूव्ड बोथ प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली। तो इसीलिए हमें ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ा कि बोहर मॉडल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रही है। अब एक नया एटम का मॉडल हमें डिस्कस करना जरूरी पड़ गया था, एंड उस वक्त के क्वांटम फिजिसिस्ट ने ये मॉडल डिस्क्राइब किया, तो इसीलिए इसका नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा गया था। अब नया मॉडल ऑफ एटम में हमें ये बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गोल गोल चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि प्रोटॉन के इर्द गिर्द रैंडमली वो मूव करती है। रैंडम इन द सेंस हमें ना ही उसका स्पीड पता होगा, ना ही उसका पोजीशन पता होगा, ना ही वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो पता होगा। नाउ एवरीथिंग वाज अनप्रेडिक्टेबल। अब कुछ भी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल था, और अब हम एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते थे। बट अभी भी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र था। हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके ये बता सकते थे कि एटम के अंदर किस जगह पर इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हमने कुछ रैंडम 3 डायमेंशनल शेप्स डिस्कवर किए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती थी, एंड उन शेप्स को हमने ऑर्बिटल्स का नाम दिया।
अब उस ऑर्बिटल का एक डेफाइनाइट शेप होता था, एक डेफाइनाइट साइज होता था और एक डेफाइनाइट ओरिएंटेशन होता था। ओरिएंटेशन इन द सेंस वो किस डायरेक्शन पर घुमा हुआ है। एंड इन्हीं तीनों चीजों को कंसीडर करके हमने ऑर्बिटल्स का नामकरण भी कर दिया। किसी को एस कह दिया, किसी को पी और किसी को डी, ऐसा करके हमने इनका नाम रख दिया, लुकिंग एट देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। एंड दिस इज हाउ द जर्नी इनसाइड एन एटम हैज बीन टिल नाउ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस दो एंड स्क्रीन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।